सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को गीता चौबे का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए खोखले मध्यम वर्गीय आदर्शों और नैतिकताओं की पोल खोलती भीष्म साहनी की एक कहानी, खून का रिश्ता। तो आइए सुनते हैं कहानी। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चीलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का ग्लास, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करवा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ, आधा ग्लास, मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल कर चाटने लगता है। मंगलसेन ने जीभ का चटखारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की से झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपनों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी ही देर में सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने ही नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चीलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चच्चा। चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, कई बार कहा है। मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुझे ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने से बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चीलम के 2 कश लगाए, फिर चीलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चच्चा। लगा लो शर्त 2-2 रुपए की। चुप, भाग ऐसे, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के पास पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके होते हैं खुशी के बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान ही समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपए में ही होगी और केवल बाबूजी ही सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट टोकते हुए कहा। फिर शुभ होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ठीक से होता ही नहीं। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे। अपनी क्यों करेगा? अरे मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा, बाबूजी ने बेटी की ओर देखते हुए बड़े ही दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस
आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों न जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा नहीं ले जाएंगे। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने ही जा रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें करेंगे, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी, पेचकस दे। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपनों से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, अरे तू अपनी हैसियत तो देख। मंगल सेन को अपनी हैसियत का बड़ा ही नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, ऐडता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भौहों के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा ही खुली हुई थी और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटी क्यों सेक रही हैं, नौकरों के रहते? आओ मंगल सेन जी, आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो, बेटा तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पायलागन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाकर हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा, और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता के साथ हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह। बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई मंगा लूंगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगे नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई ला सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मल कर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं, भैया क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब वे उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू, इसे कोई भी बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में 3 भाजियां रखी थीं, चपातियां भी खूब गरम गरम थीं।
सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे और किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह तो अफीमची कभी घर पर मिलता ही नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तुमने क्या मुझे बच्चा समझ कर रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होंठ भींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने लगा, जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू कहता है कि वह रहता ही नहीं वहां। नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है ना, इसीलिए उन्हें दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं भौजाई जी, बस। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल लेगा, मगर 6 महीने हुए तुझे यहाँ आए, तूने कुछ सीखा ही नहीं। उस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी। कहाँ जाएगा वो? मेरा नाम भी मंगलसेन नहीं, अगर आज मैं किराया ना ले आया तो। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलेगा, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों में रख दे। हुमक्कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चीड़ी पकड़ जाएगा तो कहना। डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्कीन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और मैं अकेले वहां से बोतल निकाल कर लाया। ऐसी क्या बात है? मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली। चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, 2-4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने। तू जा अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो मैं तुझे बुला लूंगा, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और न बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से न उलझ बैठें। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मुलायजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उससे क्या कहा? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोच रहा होगा? इस तरह बेआबरू किसी की भी नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूमकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया, पिताजी आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, अरे कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुस्वा करना चाहता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, लेकिन जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो वह सहम गया। फिर भी साहस करके बोला,
यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने जाइए। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं? सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए? मैं कब कहती हूँ या न जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपियों को ले जाएं। क्या ये अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार करे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कि कह दे, जा, फिर मैं कुछ नहीं करता, तुझे जो करना है जाकर कर, तुझे जिसे भेजना है जाकर भेज। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का नहीं था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल लड़के माँ बाप के हजारों रुपए उड़ा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 1.25 रुपए में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगल सेन को कह तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से इसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कोई। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोच रहा, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगा। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया, तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सिंह के सर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पैजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ गई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पाजामा ले आई। संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची। मंगल सेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े, वो आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आवभगत हुई कि देखते बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा ग्लास ले आओ। समधियों की घर की ऐसी सजदस थी कि मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो MA पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल BA पास किया है। मंगल सेन ने छड़ी से फर्श को ठकोरा,
फिर सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है? ये सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है। जी थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आ गया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगलसेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध लिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरी इन चीजों में कोई विश्वास नहीं। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर न करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया जी कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी की थाल में चांदी की 3 चम्मच और कटोरियां रखी थीं। एक में केसर, दूसरे में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगलसेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल में ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नॉवेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले में आ गईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झटपट थाल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए। आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, माँ जी से गले मिल मिलकर बधाई देने लगी। आवाज सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ। चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज लगाई। इतने में माँ जी को याद आई 3 कटोरियां और 2 चम्मच। यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी तो कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है?
बस थाल में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन सत्तू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे कोई नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीकेदार है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगल सेन जी। तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवा आओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का 1-1 चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हो। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा था। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है। बज़ार, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी हैं, उसमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंच ही नहीं पाया। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताओ, मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिझोड़ दिया। आपको इसीलिए भेजा था क्या? हाँ, कि आप चीजें गंवाएं? सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे थे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेम कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। 1 चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी। बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का ग्लास लिए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देखता तो कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो कुछ भी नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपने सहेलियों को दिखाकर हंसती। दाईं जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है इस जेब से, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो। सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी अजीब ढंग से था। धम्म से जमीन पर गिर पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतर कर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा। इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है? माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटाओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दीबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर पड़ा होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी।
मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसी ने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़े रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई है, वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया, माँ जी चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंककर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगल सेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपये नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की कहानी खून का रिश्ता। कहानी आपको कैसी लगी? फेसबुक पर या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com पर देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गीता चौबे को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां।